Hello students, welcome to Concepts of Biology by Muntazir. Today we are going to start fourth unit of human physiology, that is locomotion and movement. I hope कि पहले 3 यूनिट्स आपने अच्छे से देखे होंगे, आप नोट्स भी बनाते होंगे और हर कोई चीज़ आप लिखोगे मैसेज में या कमेंट सेक्शन में जो यहाँ पे छूटती होगी। अदरवाइज मैं बहुत मेहनत करके आपके सामने आता हूँ और ये मटेरियल तैयार करके खुद स्टूडेंट होके आपको मैं पढ़ाता हूँ। आई होप कि आप मेरे वीडियोस लाइक करते होगे और आपका फ़ायदा इनसे मिलता होगा। ठीक है, तो चलिए आज हम यहाँ पे फोर्थ यूनिट पढ़ने जा रहे हैं, दैट इज लोकोमोशन एंड मूवमेंट। अगर हम बेटा लोकोमोशन एंड मूवमेंट की बात करेंगे ना, नीट 2023 में 2 क्वेश्चंस बने हुए हैं इससे। ठीक है, और मणिपुर में जब नीट हो गया था, रिनीट हो गया था, उस वक्त भी वहां पे एक क्वेश्चन पूछा गया है। आपको पता है कि लोकोमोशन मूवमेंट में किस सब टॉपिक या हम टॉपिक कहेंगे उससे क्वेश्चन आता है, दैट इज मसल कंट्रैक्शन और स्ट्रक्चर ऑफ द स्केलेटल मसल। ठीक है, ये बात याद रखना, इस साल भी यही से क्वेश्चन पूछा जाएगा और आई होप कि जो बच्चा मुझसे पढ़ेगा उसका क्वेश्चन नहीं छूटेगा। ठीक है, हर कोई चीज दिमाग में रख के आपके सामने में आता हूं, खुद मेहनत करके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख के ट्रेंड देख के आपके सामने मैं लेक्चर देता हूं। ठीक है, अदरवाइज यहां पे कोई आपके सामने ऐसे ही नहीं आता है। ठीक है, तो चलिए आप हेडिंग लिखिए लोकोमोशन एंड मूवमेंट। ठीक है, सो सबसे पहले आपको लिखना है व्हाट इज लोकोमोशन। लोकोमोशन क्या होती है? Locomotion involves the movement of the whole body of organism from one place to another. Locomotion क्या होती है कि ये इन्वॉल्व करती है मूवमेंट ऑफ द होल बॉडी, होल बॉडी की मूवमेंट। एक ऑर्गेनिज्म में अगर हम देखेंगे ना, एक ऑर्गेनिज्म में बॉडी की मूवमेंट करनी पड़ती है, मूवमेंट करनी है बॉडी की, उसके बाद ये एक जगह से दूसरी जगह तक जाता है, उसको हम लोकोमोशन कहते हैं। लाइक मैं अभी मूवमेंट कर रहा हूं, ठीक है, मैं एक ऑर्गेनिज्म हूं, ठीक है, मैं मूवमेंट कर रहा हूं, ये जो यहां पे आर्म्स की मूवमेंट में कर रहा हूं, या मैं यहां पे क्या करता हूं, यहां पे ऐसे ऐसे में करता हूं, ये मूवमेंट है। जब यही मूवमेंट्स आपस में काम करेंगे ना, उसके बाद ये इस मूवमेंट से मैं एक जगह से दूसरी जगह तक जाऊं, उसको हम लोकोमोशन कहेंगे। देखो मैं भी स्टेबल हूं एक जगह और ऐसे कर रहा हूं, दिस इज मूवमेंट। अगर मैं ऐसे मूवमेंट्स की वजह से एक जगह से दूसरी जगह जा रहा हूं ना, इसको हम बेटा कहते हैं लोकोमोशन। ठीक है, ये जो लोकोमोशन है ना, इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पे ये है कि लोकोमोशन में ऑलवेज इन्वॉल्व होते हैं स्केलेटल मसल्स। कौन से मसल्स बेटा? सर स्केलेटल मसल्स लोकोमोशन में ऑलवेज इन्वॉल्व होती है। तो सबसे पहले आप लोकोमोशन लिखेंगे कि लोकोमोशन इन्वॉल्व करते हैं मूवमेंट ऑफ द होल बॉडी ऑफ ऑर्गेनिज्म, ठीक है, फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए हमें यहां पे एक ऑर्गेनिज्म को यहां पे मूवमेंट करनी पड़ती है और उन मूवमेंट्स की वजह से वो एक जगह से दूसरी जगह जाता है, उसको हम लोकोमोशन कहते हैं। नंबर 2 पॉइंट कि ऑलवेज स्केलेटल मसल्स लोकोमोशन में इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, इन्वॉल्व होते हैं बेटा। नंबर 3 पॉइंट आप लिखेंगे, एग्जाम्पल अगर हम लिखेंगे, दैट इज वॉकिंग ऑफ मैन। ठीक है, वॉकिंग ऑफ मैन, अगर आप वॉकिंग कर रहे हो दैट इज लोकोमोशन। अगर आप और एक एग्जाम्पल लेंगे, दैट इज रनिंग ऑफ हॉर्स, हॉर्स रनिंग करता है, सर वो रनिंग भी लोकोमोशन, रनिंग ऑफ हॉर्स। अगर आप एग्जांपल लेंगे, दैट इज स्विमिंग ऑफ फिशेस, फिश जो है वो स्विमिंग करता है। ठीक है, फिश स्विमिंग करती है तो वो स्विमिंग के लिए दैट इज वो स्विमिंग के लिए स्केलेटल मसल रिस्पॉन्सिबल होती है, और ये जो स्विमिंग के दौरान एक जगह से दूसरी जगह तक जाती है, इसको हम कहते हैं लोकोमोशन। ठीक है बेटा, इसको हम लोकोमोशन कहते हैं, इसको हम लोकोमोशन कहते हैं। आई होप कि एक एक पॉइंट आपका यहां पे क्लियर होता होगा। ठीक है, नेक्स्ट आप लिखेंगे, दैट इज इट डिपेंड्स अपॉन द हैबिट ऑफ ऑर्गेनिज्म एंड डिमांड ऑफ सिचुएशन। इंपॉर्टेंट पॉइंट, इट डिपेंड्स अपॉन habit of organism
and demand of situation and demand of situation demand of situation। तो मैंने अभी यहां पे आपको बोला कि ये जो मैन है ना, मैन वॉक करता है, हॉर्स जो है, हॉर्स क्या करता है सर, ये रनिंग करता है। और मैंने बोली मछली जो होती है वो क्या करती है सर, मछली स्विमिंग करती है, दैट इज लोकोमोशन। सो ये डिपेंड करता है कि हैबिट क्या है ऑर्गेनिज्म का। अगर मैं इंसान हूं, अगर मैं ह्यूमन हूं, मुझ में क्या हैबिट है। अगर एक मछली को हम लेंगे, उसमें क्या हैबिट है, उसको स्विमिंग करनी पड़ती है। उस स्विमिंग के लिए यहां पे लोकोमोशन इंपॉर्टेंट है, यहां पे स्केलेटल मसल्स का होना इंपॉर्टेंट है। एंड डिमांड ऑफ सिचुएशन, सिचुएशन की डिमांड, ठीक है कि सिचुएशन क्या है, ठीक है सिचुएशन क्या है। लाइक है सिचुएशन, अगर हम बोलेंगे कि अगर आप जंगल गए, आप टूर पे गए जंगल पे या पिकनिक पे गए, शाम को आप वापस जाते हो, क्यों? क्योंकि सर यहां पे डिमांड ऑफ सिचुएशन है। सर क्या डिमांड ऑफ सिचुएशन है? आपको पता है अगर मैं जंगल में रहूंगा तो मुझे कोई प्रेडेटर खाएगा, मुझे कोई शेर खाएगा। इट मींस देयर इज अ डिमांड ऑफ सिचुएशन। ये भी एग्जांपल, नेक्स्ट एग्जांपल आप ये भी ले सकते हैं कि ये जो फिशेस है ना, फिशेस क्या करती है, माइग्रेट करती है। ये माइग्रेट करते हैं फ्रॉम सी फ्रेश वाटर टू सी वाटर, ठीक है। वो भी आपको वो हायर क्लासेस में आपको पढ़ना है कि माइग्रेशन ऑफ फिशेस, ये क्यों माइग्रेट करते हैं। इट मींस देयर इज अ डिमांड ऑफ सिचुएशन। अगर आप यहां से जाते हो ऑफिस से जाते हो घर, और घर से जाते हो ऑफिस, ठीक है, देयर इज अ डिमांड ऑफ सिचुएशन। सो ये जो लोकोमोशन है ना बेटा, ये डिपेंड करता है, ये डिपेंड करता है हैबिट ऑर्गेनिज्म का, और ये बेटा डिपेंड करता है डिमांड ऑफ सिचुएशन। क्या करता है? डिपेंड। किस पे डिपेंड करता है बेटा? डिमांड ऑफ सिचुएशन। सो डिफरेंट organisms have different types of organs for locomotion. Different organisms have different types of organs. Different types of organs फॉर द लोकोमोशन, फॉर द लोकोमोशन। अगर हम बात करेंगे ना बेटा, सो देयर इज अ डाइवर्सिटी इन द ऑर्गेनिज्म। ऑर्गेनिज्म में डाइवर्सिटी है, तो हर किसी ऑर्गेनिज्म में अलग अलग ये लोकोमोटरी ऑर्गन होते हैं, ऑर्गन्स होते हैं, सो दैट कि वो लोकोमोशन करते हैं, ठीक है। अगर हम अपनी बात करेंगे, हमें लिम्बस होते हैं, हम लिम्बस की वजह से लोकोमोशन कर पाते हैं, हम एक जगह से दूसरी जगह लिम्बस की वजह से जाते हैं, ठीक है ना बेटा। उसके बाद अगर हम बाकी की बात करेंगे, लाइक हम फिशेस की बात करेंगे, फिशेस में गिल्स प्रेजेंट होती है, उन गिल्स की वजह से वो क्या करते हैं सर, उन गिल्स की वजह से या फिन्स की वजह से वो क्या करते हैं, वो एक जगह से दूसरी जगह तक जाते हैं। सो यहां पे हर किसी ऑर्गेनिज्म में अलग अलग यहां पे क्या होता है सर, यहां पे अलग अलग ऑर्गन्स होते हैं ये लोकोमोशन करने के लिए, ये लोकोमोशन करने के लिए। तो आप पहले इतना लिखेंगे, ठीक है। तो मैंने पहला बोला आपको कि लोकोमोशन क्या होता है, उसके बाद कि ये डिपेंड करता है हैबिट क्या है ऑर्गेनिज्म का, और ये डिपेंड करता है किस पे, ये डिपेंड करता है कि डिमांड ऑफ सिचुएशन क्या है। उसके बाद बेटा मैंने आपके सामने यहां पे बोला कि ये जो डिफरेंट ऑर्गेनिज्म्स है ना, इनमें क्या होता है सर, इनमें डिफरेंट ऑर्गन्स है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गन्स है ये लोकोमोशन करने के लिए। आप पहला लिखेंगे दैट इज बेटा, अगर हम एमीबा की बात करेंगे, किसकी बात करेंगे सर, अगर आप एमीबा की बात करेंगे, एमीबा में बेटा यहां पे क्या होता है, यहां पे कौन से ये लोकोमोटरी ऑर्गन होते हैं सर, इसमें स्यूडोपोडिया होता है। ये जो स्यूडोपोडिया एक्सटर्नल स्ट्रक्चर होता है इस एमीबा में, स्यूडोपोडिया जो होता है ना, इसकी वजह से ये एमीबा जो है ना, बीइंग ए सिंगल सेलर, इसके पास स्यूडोपोडिया होते हैं, और इन स्यूडोपोडिया की वजह से एक जगह से दूसरी जगह जाता है, एक जगह से दूसरी जगह लोकोमोट करता है, ठीक है, लोकोमोशन करता है, ठीक है। ये था एमीबा। नंबर 2, अगर हम बेटा पैरामीशियम लिखेंगे ना, दैट इज अगर हम पैरामीशियम देखेंगे ना, पैरामीशियम में सीलिया होता है। क्या होता है? पैरामीशियम में सीलिया होता है एज अ रेस्पिरेटरी ऑर्गन, एज रेस्पिरेटरी ऑर्गन। और नंबर 3, अगर हम हाइड्रा की बात करेंगे बेटा, किसकी बात करेंगे सर, अगर हम हाइड्रा की बात करेंगे, हाइड्रा में टेंटिकल्स होते हैं, हाइड्रा में टेंटिकल्स होते हैं फॉर
लोकोमोशन, फॉर लोकोमोशन। एंड नंबर 4 अगर हम मैन की बात करेंगे, मैन में क्या होता है सर, मैन में लिम्बस होते हैं टू कैरी आउट द लोकोमोशन। सो मैंने बोला कि डिफरेंट ऑर्गेनिज्म्स में है, डिफरेंट ऑर्गेनिज्म्स को डिफरेंट ऑर्गन्स है फॉर कैरी आउट द लोकोमोशन। एमीबा में सीडोपोडिया होता है, पैरामीशियम में सीलिया होता है, हाइड्रा में टेंटिकल्स होते हैं। और अगर हम बेटा बात करेंगे मैन की, हम में लिम्बस होते हैं और इन लिम्बस की वजह से हम एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, एक जगह से दूसरी जगह लोकोमोट करते हैं, लोकोमोशन करते हैं। ठीक है, लोकोमोशन करते हैं। और वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट आप लिखेंगे कि जो ये लोकोमोशन है ना, ये इन्वॉल्व करती है कोऑर्डिनेशन एक्टिविटी ऑफ मस्कुलर, स्केलेटल एंड नर्वस सिस्टम। लोकोमोशन वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, लोकोमोशन इन्वॉल्व्स द परफेक्ट coordination of muscular, skeletal and nervous system. Skeletal and nervous system. तो अगर हम बात करेंगे ना बेटा कि जो लोकोमोशन है ना, ये इन्वॉल्व करती है परफेक्ट कोऑर्डिनेशन। नंबर 1 किसकी, मस्कुलर, स्केलेटल और ब्रेन की और आपके नर्वस सिस्टम की। कि अगर आपको अभी यहां से जाना है ट्यूशन के लिए, या आप घर से निकले ट्यूशन के लिए, आपकी स्केलेटल मसल भी, आपके मसल्स भी अच्छे से काम कर रही है, आपका यहाँ पे ये जो स्केलेटल सिस्टम भी अच्छे से काम करता है। यानी उसके बाद अगर मैं बात करूंगा ना, आपका नर्वस सिस्टम, आपका ब्रेन अच्छे से काम नहीं कर रहा, तो आप यहाँ पे ट्यूशन पे नहीं पहुंचोगे। क्योंकि ये जो लोकोमोशन इसमें इन्वॉल्व होते हैं तीनों, नंबर 1 इज मस्कुलर, स्केलेटल और नर्वस सिस्टम की परफेक्ट कोऑर्डिनेशन। जब इन तीन की कोऑर्डिनेशन होती है ना, तभी हर कोई ऑर्गेनिज्म एक जगह से दूसरी जगह परफेक्टली पहुंचता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है बेटा, लोकोमोशन इन्वॉल्व्स द परफेक्ट कोऑर्डिनेशन ऑफ मस्कुलर, स्केलेटल एंड नर्वस सिस्टम। ठीक है बेटा। और नेक्स्ट आप लिखेंगे सिग्निफिकेंस क्या है, इस लोकोमोशन की सिग्निफिकेंस क्या है। नंबर 1 प्रोटेक्शन फ्रॉम द प्रेडेटर्स, प्रोटेक्शन फ्रॉम प्रेडेटर्स, दुश्मनों से ये प्रोटेक्शन यहां पे हमें फराहम करता है। ठीक है, मैंने पहले इसकी एग्जांपल आपको दी। नंबर 2 आप लिखेंगे दैट इज टू सर्च एंड प्रोक्योर फूड एंड वाटर, टू सर्च एंड प्रोक्योर फूड एंड वाटर। नंबर 3 आप लिखेंगे दैट इज टू ट्रांसफर एनिमल्स फ्रॉम अनफेवरेबल टू फेवरेबल एनवायरमेंट, टू ट्रांसफर animals from unfavorable to favorable environment, फोर्थ आप लिखेंगे to find favorable areas for mating and laying of eggs, to find favorable areas for mating and laying of eggs, तो सिग्निफिकेंस क्या है कि जब हम लोकोमेट करते हैं या कोई ऑर्गेनिज्म लोकोमेट करता है तो ये प्रोटेक्ट होता है प्रेडेटर से। ठीक है, टू सर्च एंड प्रोक्योर फूड एंड वाटर सर्च करने के लिए भी लोकोमोशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ट्रांसफर एनिमल्स
करने के लिए फ्रॉम अनफेवरेबल टू फेवरेबल कंडीशंस। ये वेरी सिंपल है, ठीक है। टू फाइंड फेवरेबल एरियाज फॉर मैटिंग, मैटिंग करने के लिए फेवरेबल एरियाज ढूंढने के लिए, ठीक है। और एग्स ले करने के लिए, ठीक है, अंडे देने के लिए एक फेवरेबल जगह यहां पे फाइंड करनी होती है, उसके लिए भी लोकोमोशन इंपॉर्टेंट है। तो ये चीजें आपको जरूरी, अगर आप 11th में हो ना तो बेटा आपके लिए ये चीजें जरूरी है, क्योंकि यहां से बोर्ड सीबीएसई में क्वेश्चन बनता है कि व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ लोकोमोशन। सो ये चीज देखकर, सो लोकोमोशन जो है ना, इंपॉर्टेंट पॉइंट आप लिखना, ठीक है। लोकोमोशन जो है ना, ये क्या करती है, लोकोमोशन इंक्रीजेस द चांसेस ऑफ सर्वाइवल। So the locomotion involves the chances of survival. The chances of सर्वाइवल। सो लोकोमोशन जो है ना, ये इंक्रीज करता है सर्वाइवल ऑफ चांसेस ऑफ सर्वाइवल। लोकोमोशन इंक्रीज करता है चांस ऑफ सर्वाइवल, यानी जिंदा रहने के लिए लोकोमोशन इंक्रीज करता है, सर्वाइवल रहने के लिए, किसी जगह पे बैठने के लिए इंपॉर्टेंट है लोकोमोशन। सो ये क्या करता है, इन्वॉल्व, सो लोकोमोशन इन्वॉल्व करता है टू इंक्रीज द चांसेस ऑफ, इन्वॉल्व्स increase of chances of survival। तो यहां तक बेटा हमने पढ़ा कि लोकोमोशन क्या होता है। सर लोकोमोशन जो है, यहां पे बॉडी की मूवमेंट होती है, होल बॉडी ऑफ ऑर्गेनिज्म की मूवमेंट होती है एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए। ऑलवेज यहां पे स्केलेटल मसल्स इन्वॉल्व होती है। तो लाइक वॉकिंग ऑफ मैन, रनिंग ऑफ हॉर्स, स्विमिंग ऑफ द फिशेस, सर ये लोकोमोशन है। सो ये डिपेंड करता है किस पे, सर ये डिपेंड करता है हैबिट ऑफ ऑर्गेनिज्म एंड डिमांड ऑफ सिचुएशन। डिफरेंट ऑर्गेनिज्म में डिफरेंट टाइप्स ऑफ यहां पे लोकोमोटरी ऑर्गन्स होते हैं। सर अगर हमने एम्यूबा की बात की, सीडोपोडिया होता है। पैरामीशियम की बात की, पैरामीशियम में क्या होता है सर, सीलिया होता है। हाइड्रा में टेंटिकल्स होते हैं, और लिम्ब्स अगर हम बात करेंगे मैन में होते हैं। सो लोकोमोशन इन्वॉल्व्स अ परफेक्ट कोऑर्डिनेशन ऑफ द स्केलेटल, मस्कुलर एंड नर्वस सिस्टम। उसके बाद मैंने बोला व्हाट इज सिग्निफिकेंस, ठीक है, उसके बाद सिग्निफिकेंस मैंने बोला। एंड उसके बाद की लोकोमोशन जो है ना, ये इंक्रीज करता है चांसेस ऑफ सर्वाइवल, ये इंक्रीज करता है बेटा। तो यहां तक हमने पढ़ा लोकोमोशन। अब हम पढ़ेंगे बेटा, अब हम बेटा यहां पे पढ़ेंगे मूवमेंट क्या होती है, ठीक है। मूवमेंट आप लिखेंगे, दैट इज मूवमेंट। लिखिए, मैं डिक्टेट करूंगा, आप लिखेंगे। मूवमेंट्स ऑफ बॉडी पार्ट्स इंक्लूड ऑल काइंड्स ऑफ चेंजेस इन शेप, movement of body parts include changes in shape, size, direction of the body parts, size, direction of the body part, size, direction of the body parts in relation to the body axis, in relation to the body axis, in relation to the body axis, but there being no change in place of whole body, but there being no change of place of
बॉडी। मूवमेंट क्या होती है? अब हमने सर लोकोमोशन, एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए इसमें भी मूवमेंट करनी पड़ती है। अब मूवमेंट क्या होती है? बॉडी पार्ट्स की मूवमेंट, ठीक है, लाइक द चेंज इन शेप, शेप में चेंज। इसकी शेप पहले ऐसी थी, मैंने शेप चेंज की, ठीक है। उसके बाद मैंने बोला बेटा साइज की चेंज करना, डायरेक्शन की चेंज करना, जो बॉडी एक्सिस है, ये मेरी बॉडी एक्सिस है, ठीक है। मैं यहाँ पे स्टेबल हूं, मैं यहाँ पे चेंज करता हूं साइज, ठीक है। मैं यहाँ पे चेंज करता हूं डायरेक्शन, मैंने डायरेक्शन चेंज की, मैंने यहाँ पे शेप अपनी चेंज की, बट इन रिलेशन टू द बॉडी एक्सिस के रिलेशन में, बट यहाँ पे कोई भी चेंज नहीं होती है। क्या? एक जगह से दूसरी जगह यहां पे हम नहीं जाते हैं, ये मूवमेंट है, दैट इज लोकोमोशन। सो मेन डिफरेंस लोकोमोशन एंड मूवमेंट में है कि लोकोमोशन में मूवमेंट ही हम करते हैं, उन्हीं मूवमेंट्स की वजह से हम एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। यहां पे बॉडी एक्सिस, अगर हम मूवमेंट की बात करेंगे, बॉडी एक्सिस में चेंज आ जाती है, ठीक है, साइज में चेंज आ जाता है, डायरेक्शन में चेंज आ जाता है, या शेप में चेंज आ जाता है, बट देयर बीन नो चेंज ऑफ प्लेस ऑफ बॉडी, प्लेस ऑफ बॉडी में कोई चेंज नहीं आती है मूवमेंट में, ठीक है। तो ये थी मेन डिफरेंस बिटवीन द मूवमेंट एंड लोकोमोशन। यहां से भी वो क्वेश्चन बना सकता है, क्योंकि असर्शन रीजनेबल क्वेश्चन में वो फिर टाल देता है इंसान को। सो इट विल बी गुड कि बिल्कुल बेसिक से शुरू कीजिए, हर किसी चीज को बिल्कुल आराम से पढ़िए और आपकी सिलेक्शन फिर डन है, ठीक है। तो ये पहले आप लिखेंगे, आप वीडियो को पॉज करेंगे और इसको कॉपी करेंगे, ठीक है। एग्जाम्पल आप ले सकते हैं, movement of body to ingest the food, movement of body organs to ingest the food, movement of body organs to ingest the food। एग्जाम्पल, हाइड्रा में टेंटिकल्स होते हैं, क्या बेटा? हाइड्रा में टेंटिकल्स होते हैं, जो टेंटिकल्स है ना इस हाइड्रा में, ये क्या करते हैं? ये यहाँ पे मूवमेंट्स करते हैं टेंटिकल्स, और उस टेंटिकल्स की वजह से, उस मूवमेंट की वजह से फूड को कैप्चर करता है, फूड को कैप्चर करता है, ठीक है। लाइक द कार्डियक मसल्स की मूवमेंट या रेस्पिरेटरी मूवमेंट ऑफ द रिब्स, जो मैंने पढ़ाया, ठीक है, ठीक है। ये चीजें हैं, मूवमेंट है, जिसकी वजह से चांस ऑफ सर्वाइवल इंक्रीज हो जाते हैं, ठीक है। अब आप लिखेंगे बेटा टाइप्स ऑफ सेल्यूलर मूवमेंट्स, टाइप्स ऑफ सेल्यूलर मूवमेंट्स, टाइप्स ऑफ सेल्यूलर मूवमेंट्स, सेल्यूलर मूवमेंट्स के टाइप्स आप लिखेंगे बेटा। नंबर 1 आप लिखेंगे बेटा, दैट इज एमीबाइडल, एमीबाइडल मूवमेंट। एमीबाइडल में आप लिखेंगे फाउंड इन एमीबाइडल प्रोटोजोआ लाइक द एमोबा, फाउंड इन एमीबाइडल प्रोटोजोआ, एमीबाइडल प्रोटोजोआ। एग्जाम्पल सर, एग्जाम्पल एमीबा में ये जो सिंगल सेल्यूलर यहां पे आपको ये दिख रहा है ना, ये एमीबा जो है ना बेटा, ये एमीबा क्या करता है? इसमें एमीबाइडल मूवमेंट हो जाती है। मैं सेल्यूलर मूवमेंट्स की बात कर रहा हूं, एमीबाइडल मूवमेंट, ये एमीबाइडल प्रोटोजोन्स में मिलता है। एग्जांपल एमीबा, ठीक है बेटा। मूवमेंट इज ब्रॉट विद द हेल्प ऑफ टेम्पोररी फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस कॉल्ड स्यूडोपोडिया। मूवमेंट is brought by temporary finger like structures, एक सेकेंड। movement is brought by temporary finger like structures called pseudopodia। मैंने पहले ही आपको बोला, ठीक है, pseudopodia। तो मैं बात कर रहा हूं टाइप्स ऑफ सेलुलर मूवमेंट्स, यानी सेल्स में मूवमेंट जो होती है ना, उनकी टाइप्स। नंबर 1 मैंने बोला एमीबाइडल मूवमेंट, ये एमीबाइडल प्रोटोजोन्स में मिलती है। एग्जांपल मैंने बोला एमीबा में
फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं उनको हम कहते हैं स्यूडोपोडिया. सो मूवमेंट इज ब्रॉट इन द एमीबा is by the temporary finger like structures called the pseudopodia. Pseudopodia की वजह से मूवमेंट हो जाती है किसमें? एमीबाइडल प्रोटोजोन लाइक द एमीबा में. इसको हम एमीबाइडल मूवमेंट कहते हैं. क्या बेटा कहते हैं? एमीबाइडल मूवमेंट कहते हैं. सो एमीबाइडल मूवमेंट किसमें मिलती है सर? एमीबा में मिलती है. यहां पे सर इसमें टेम्पोररी फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं कॉल्ड द स्यूडोपोडिया. क्या बेटा? स्यूडोपोडिया होता है. नंबर 2 आप लिखेंगे बेटा दैट इज सीलरी. ठीक है, पहले क्या लिखा आपने सर? पहले हमने एमीबाइडल मूवमेंट पढ़ी, अब आप पढ़ेंगे बेटा दैट इज सीलरी मूवमेंट. सीलरी. सो पहला पॉइंट आप सीलरी में लिखेंगे दैट इज इट इज फाउंड इन पैरामीशियम. फाउंड इन पैरामीशियम. फाउंड इन पैरामीशियम. पैरामीशियम में ये सीलरी मूवमेंट मिलती है बेटा. ठीक है, हेयर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं. हेयर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं उनको हम कहते हैं सीलिया. ठीक है, हेयर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं उनको हम कहते हैं सीलिया. सो सीलिया हेयर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं इस पैरामीशियम में जिसकी वजह से सीलरी मूवमेंट होती है. ठीक है, सीलरी मूवमेंट होती है. ये जो सीलिया है ना ये अराइज होता है, अराइजेस फ्रॉम द साइटोप्लाज्मिक बेसल ग्रेन्यूल्स. साइटोप्लाज्मिक बेसल ग्रेन्यूल्स. बेसल ग्रेन्यूल्स. ये जो सीलिया है ना ये अराइज होता है साइटोप्लाज्मिक बेसल ग्रेन्यूल्स से और यहां पे ये किसमें मिलती है? पैरामीशियम में. सो पैरामीशियम में फिंगर लाइक या हेयर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं उनको हम कहते हैं सीलिया. जो सीलिया है ना, सीलिया जो है ना ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस हो जिसकी वजह से क्या होती है सर? मूवमेंट हो जाती है जिसका द सीलरी मूवमेंट. नंबर 1 एमीबाइडल. वो किसमें मिलता है सर? यहां पे एमीबा में मिलता है. एमीबा जो होता है ना बेटा, एमीबा जो होता है ना, एमीबा में क्या होता है सर? एमीबा में स्यूडोपोडिया होते हैं. ये आउटग्रोथ्स होते हैं उसकी वजह से मूवमेंट हो जाती है एमीबा में. ठीक है, उस मूवमेंट को हम एमीबाइडल मूवमेंट कहते हैं. नंबर 2 इज द सीलरी मूवमेंट. ये पैरामीशियम में मिलता है. हेयर लाइक पोजीशन सीलिया प्रेजेंट होते हैं जो अराइज होते हैं साइटोप्लाज्मिक बेसल ग्रेन्यूल्स से. साइटोप्लाज्मिक बेसल ग्रेन्यूल्स से. नंबर 3 इज द फ्लैजुलर मूवमेंट. फ्लैजुलर मूवमेंट. फ्लैजुलर मूवमेंट. जो फ्लैजुलर मूवमेंट है ना, एग्जांपल आप लेंगे यूग्लिना. ठीक है, एग्जांपल आप लेंगे यूग्लिना. ठीक है, यहां पे प्रेजेंट होता है बेटा फ्लैजुला कैरीड आउट बाय फ्लैजुला. कैरीड आउट बाय फ्लैजुला. तो यूग्लिना आप एग्जांपल लेना कि इसमें फ्लैजुला प्रेजेंट होते हैं और इस मूवमेंट को हम फ्लैजुलर मूवमेंट कहते हैं. तो मैं बात कर रहा हूं किसकी? टाइप्स ऑफ सेलुलर मूवमेंट. नंबर 1 इज द एमीबाइडल. जो एमीबाइडल प्रोटोजोन्स में मिलती है. एग्जांपल एमीबा. ठीक है, इसमें सर स्यूडोपोडिया होते हैं. उन स्यूडोपोडिया की वजह से ये मूवमेंट करते हैं. नंबर 2 मैंने बोला सीलरी मूवमेंट. सीलरी मूवमेंट मैंने बोला पैरामीशियम में ये बेसल ग्रेन्यूल साइटोप्लाज्मिक बेसल ग्रेन्यूल से यहां पे अराइज होते हैं. ठीक है, हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जो मूवमेंट में मदद करते हैं. एंड नंबर 3 इज अगर हम यूग्लिना की बात करेंगे इसमें फ्लैजुला प्रेजेंट होते हैं. उन फ्लैजुला की वजह से मूवमेंट करते हैं उसको हम फ्लैजुलर मूवमेंट कहते हैं. ठीक है, ये कोई बड़ी बात यहां पे नहीं है, ये बिल्कुल बेसिक कंसेप्ट है. ठीक है, ये बिल्कुल बेसिक आपको याद करना पड़ेगा क्योंकि जो भी यहां पे मैं पढ़ाता हूं ना ये बिल्कुल एनसीईआरटी है. जो भी एनसीईआरटी में मेंशन है ना उसी को मैं क्या करता हूं, उसी को मैं थोड़ा बहुत एलोंगेट करके आपको पढ़ाता हूं. ठीक है, एलोंगेट करके आपको पढ़ाता हूं. नंबर 4 आप लिखेंगे. अब हम आगे असली पे दैट इज मस्क्यूलर मूवमेंट. मस्क्यूलर मूवमेंट. अब आप बेटा पढ़ेंगे मस्क्यूलर मूवमेंट. ठीक है बेटा, क्या अब हम पढ़ेंगे मस्क्यूलर मूवमेंट. सो अब आप लिखेंगे मस्क्यूलर मूवमेंट. ठीक है, लाइक द मूवमेंट ऑफ लिम्बस. ठीक है, ऐसे आप लिखेंगे मूवमेंट ऑफ लिम्बस जॉज टंग. मूवमेंट ऑफ लिम्बस jaws, tongue
रिक्वायर मस्क्यूलर मूवमेंट, रिक्वायर मस्क्यूलर मूवमेंट। अगर हम मूवमेंट ऑफ लिम्बस, लिम्बस जो है, लिम्बस मूवमेंट करते हैं, टंग मूवमेंट करती है, या जाज मूवमेंट करते हैं, लाइक दिस जाज मूवमेंट करते हैं, ये जो मूवमेंट है ना, ये जो मूवमेंट है ना, ये कौन सी मूवमेंट यहां पे रिक्वायर करते हैं? सर मस्क्यूलर मूवमेंट यहां पे रिक्वायर करते हैं, ठीक है। मस्क्यूलर मूवमेंट ऑकर्स ड्यू टू द अल्टरनेट कंट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ द मसल्स। मस्क्यूलर movement, muscular movement occurs due to the alternate contraction and relaxation, of muscles, contraction and relaxation of मसल्स। तो अगर हम बात करेंगे ना इस मस्क्यूलर मूवमेंट की, ये मस्क्यूलर मूवमेंट जो है ना, या मसल्स की मूवमेंट जो है ना, ये क्या करती है? रिक्वायर कंट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ मसल। जब मसल्स की कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन हो जाए ना, उसकी वजह से मस्क्यूलर मूवमेंट हो जाता है। क्या होता है? मस्क्यूलर मूवमेंट हो जाता है। तो मैं मस्क्यूलर मूवमेंट की बात कर रहा हूं कि अगर हम लिम्बस की बात करेंगे, टंग की बात करेंगे, या हम जाज की बात करेंगे, और भी एग्जांपल्स है, ठीक है। अगर हम इनकी बात करेंगे ना, ये रिक्वायर करते हैं मस्कुलर मूवमेंट। ये जो मस्कुलर मूवमेंट है ना, मस्कुलर मूवमेंट तभी हो जाएगी जब अल्टरनेट कंट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन हो जाएगी मसल की। यानी अल्टरनेट कंट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन जब मसल्स की हो जाती है, उसी की वजह से फिर मस्कुलर मूवमेंट हो जाएगी, ठीक है। उसी की वजह से मस्कुलर मूवमेंट हो जाएगी। सो आई एम टॉकिंग अबाउट द टाइप्स ऑफ द मूवमेंट्स, ठीक है, या सेल्यूलर टाइप्स ऑफ द मूवमेंट्स। नंबर 1 मैंने बोला कि एमीवाइडल मूवमेंट, एमीबा में सूडोपोडिया होता है, उसकी वजह से मूवमेंट हो जाती है। उसके बाद मैंने बोला सीलरी मूवमेंट लाइक द पैरामीशियम में सीलिया होता है, उस सीलिया की वजह से मूवमेंट हो जाती है। देन नंबर 3 मैंने बोला फ्लैजुलर मूवमेंट, किसमें? सर पैरामीशियम में होता है। उसके बाद मैंने बोला मस्कुलर मूवमेंट, लाइक द मूवमेंट ऑफ द लिम्बस, जाज, ठीक है। लिम्बस, जाज, टंग की मूवमेंट जो है ना, ये रिक्वायर करती है मस्कुलर मूवमेंट। ये मस्कुलर मूवमेंट कब हो जाएगी? जब मसल की अल्टरनेट कंट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन हो जाएगा। अल्टरनेट कंट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन हो जाएगा बेटा। तो चलिए एक एनर्जी के साथ हम यहां से चलने जा रहे हैं, क्योंकि अब हम पढ़ेंगे मसल को, ठीक है। मसल को हम अब पढ़ेंगे, क्योंकि यही से हमारा असली यहां पे ये यूनिट स्टार्ट होता है, और इस यूनिट से हम जरूरी 2 क्वेश्चन यहां से लेंगे, और अच्छे तरीके से लेंगे, और एनर्जी के साथ हम बैठेंगे। हम यहां पे क्या करेंगे सर? हम यहां पे क्या करेंगे? हम खुद ही नोट्स बनाएंगे, जो सर बोलेगा हम वही करेंगे। क्योंकि ये जो पहला लेक्चर है ना, पहला लेक्चर बस यहां पे क्या था? यहां पे कोई कंसेप्ट नहीं है, यहां पे 2 4 5 पॉइंट सबको समझाने हैं, वो मैं समझाऊंगा, एक एक करके समझाऊंगा। पर जो नेक्स्ट लेक्चर होने वाला है ना, लेक्चर नंबर 2, दैट इज द स्ट्रक्चर ऑफ द स्केलेटल मसल और कंट्रैक्शन ऑफ द मसल, मैकेनिज्म ऑफ कंट्रैक्शन ऑफ द मसल। वहां से हर साल क्वेश्चन बनता है, और तब तक मैं नहीं यहां पे बैठूंगा जब तक आपसे वो 2 क्वेश्चन सॉल्व करके ही रहूंगा, ठीक है। आप इंशाल्लाह वो सॉल्व करेंगे, और मैं मेहनत करके यहां पे आया हूं, मेहनत करके आपको पढ़ाऊंगा इंशाल्लाह। हम यहां पे सारा सिलेबस यहां पे फ्री में आपके सामने शेयर करने जा रहे हैं। फिर आपके ऊपर है, आप पढ़ेंगे या नहीं पढ़ेंगे, ठीक है, वो तो आपके ऊपर है। और अच्छी कमेंट्स ड्रॉप करो, सो दैट कि मुझ में गूज बम्प्स आ जाए। क्योंकि अभी ये चाक आप देख रहे हो ना, ये चाक भी मुझे महंगा पड़ रहा है, ठीक है। मैं रेंट के रूम पे बैठा हूं, बोर्ड लिया है, फोन दूसरे भाई से यहां से फोन लेता हूं, ठीक है। उसके बाद कभी 2 साल 3 साल 5 साल के बाद मैं भी अर्न करूंगा, ठीक है। मैं ऑनलाइन भी यहां पे ये नहीं लाइक द आप चाहते हो कि, या आप सोचते होगे कि ऑनलाइन से पैसा कमाएगा, मुझे ऑनलाइन से पैसे नहीं कमाने, ठीक है। मैं इसके बाद किसी कोचिंग सेंटर में जाऊंगा, क्योंकि मैं यहां पे प्रिपेयर करना चाहता हूं अपने आप को, सो दैट कि कल जहां पे मैं जाऊंगा ना, वो मुझे एक्सेप्ट करेंगे, बच्चे खुश हो जाएंगे, ठीक है। तो ऐसे ही मैं फ्री ऑफ कॉस्ट आपसे शेयर करता हूं, तो प्लीज इसका फायदा उठाए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इनको शेयर कीजिए, सो दैट कि सो आई वांट टू बी द हाईलाइटेड पर्सन, ठीक है। तो चलिए बेटा, यहां पे आप लिखेंगे दैट इज मसल। बेटा यहां पे आप लिखेंगे मसल, तो मसल में सबसे पहला पॉइंट आप लिखेंगे, इट्स अ स्पेशलाइज्ड टिश्यू ऑफ मेसोडर्मल इन ओरिजिन। स्पेशलाइज्ड टिश्यू ऑफ
मीजोडर्मल इन ऑरिजिन, ये स्पेशलाइज्ड टिश्यू होता है जो मीजोडर्मल इन ऑरिजिन है, मीजोडर्मल इन ऑरिजिन, यानी ये गैस्ट्रोला के मीजोडर्मल लेयर से बना है। दैट इज ये जो मसल है इट्स ए मीजोडर्मल इन ऑरिजिन। अबाउट 40 to 50% ऑफ बॉडी वेट ऑफ ह्यूमन एडल्ट इज कंट्रीब्यूटेड बाय मसल्स। अबाउट 40 to 50% of human weight is contributed by muscles, ठीक है, बाय मसल्स। तो अगर हम ह्यूमन वेट की बात करेंगे 40 to 50% ह्यूमन वेट जो है ये कंट्रीब्यूट करते हैं मसल्स, यानी 50% यहां पे मसल्स होते हैं। ये जो मसल जो है ना इट्स अ स्पेशलाइज्ड टिश्यू ऑफ मेसोडर्मल इन ऑरिजिन। अबाउट 40 to 50% ऑफ ह्यूमन वेट इज कंट्रीब्यूटेड बाय मसल्स, ठीक है। एक सेकेंड। सो अबाउट 40 to 50% ऑफ ह्यूमन वेट इज कंट्रीब्यूटेड बाय मसल्स, ठीक है। अब आप लिखेंगे प्रॉपर्टी ऑफ मसल्स जो एनसीईआरटी पे मेंशन है, प्रॉपर्टी ऑफ मसल्स। प्रॉपर्टी ऑफ मसल्स, नंबर 1 प्रॉपर्टी एनसीईआरटी मेंशन करती है दैट इज एक्साइटेबिलिटी, ठीक है। ये जो एक्साइटेबिलिटी है ना पहले आप लिखेंगे, उसके बाद आपको मैं यहां पे ये समझाऊंगा। द मसल फाइबर्स कैन बी एक्साइटेड बाय द नर्व इंपल्सेस ऑफ प्रॉपर स्ट्रेंथ कॉल्ड थ्रेशोल्ड स्टिमुलस। द मसल फाइबर कैन बी एक्साइटेड बाय द नर्व impulses, can be excited by the nerve impulses, so muscle fiber can be excited by the nerve impulses. The stimulus brought by motor nerve fibers, the stimulus brought by motor nerve, ठीक है, motor nerve fibers। सो मैं बात कर रहा हूं प्रॉपर्टी ऑफ द मसल्स की। नंबर 1 प्रॉपर्टी दैट इज एक्साइटेबिलिटी। द मसल फाइबर कैन बी एक्साइटेड, ठीक है। ये जो मसल फाइबर है ना ये एक्साइट हम कर सकते हैं बाय द नर्व इंपल्स, जब नर्व इंपल्स मिलेगा। जब नर्व इंपल्स मिलता है ना इस मसल फाइबर को ये एक्साइट हो जाता है, और ये नर्व इंपल्स जो है ना ये जो स्टिमुलस है ना ये स्टिमुलस कौन लाता है, मोटर नर्व फाइबर्स, यानी मोटर नर्व फाइबर्स से यहां पे इंपल्स मिलता है मसल को, और मसल क्या हो जाती है सर, ये एक्साइट हो जाती है, और इसी प्रॉपर्टी को हम एक्साइटेबिलिटी कहते हैं। सो यहां पे मैं बात कर रहा हूं प्रॉपर्टी ऑफ मसल्स की। नंबर 1 इज एक्साइटेबिलिटी। द मसल फाइबर कैन बी एक्साइटेड बाय द नर्व इंपल्स। वो नर्व इंपल्स जो मोटर नर्व फाइबर्स लाएंगे, वो स्टिमुलस लाएंगे, उसके बाद जो ही ये थ्रू मोटर नर्व फाइबर से स्टिमुलस इसको मिलता है, इस मसल को मिलता है, ये एक्साइट हो जाती है, और इस प्रॉपर्टी को हम एक्साइटेबिलिटी कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, एक्साइटेबिलिटी कहते हैं। और नेक्स्ट आप लिखेंगे दैट इज कंट्रैक्टिलिटी। दैट इज कंट्रैक्टिलिटी में आप पहले लिखेंगे दैट इज एबिलिटी टू कंट्रैक्ट एंड रिलैक्स। एबिलिटी टू कंट्रैक्ट और रिलैक्स, ये जो मसल फाइबर है ना इसमें एबिलिटी है कंट्रैक्ट हो जाना और रिलैक्स हो जाना, और इसी प्रॉपर्टी को हम कंट्रैक्टिलिटी कहते हैं। क्या बेटा कहते हैं, कंट्रैक्टिलिटी कहते हैं कि मसल फाइबर की एबिलिटी कि ये कंट्रैक्ट करता है और रिलैक्स करता है, इसको हम कंट्रैक्टिलिटी कहते हैं। नंबर 1 मैंने बोला सर एक्साइटेबिलिटी क्या होता है कि ड्यूरिंग, अगर हम बात करेंगे मसल कंट्रैक्शन के दौरान कि मसल कैसे कंट्रैक्ट करते हैं, मैंने बोला कि मसल्स को थ्रू
मोटर न्यूरो इंपल्स यहाँ पे जब इसको मिलता है ये एक्साइट हो जाता है और एक्साइट हो जाता है, उसको हम कहते हैं एक्साइटेबिलिटी। नंबर 2 से कंट्रैक्टिलिटी, द एबिलिटी टू कंट्रैक्ट और रिलैक्स इज कॉल्ड द कंट्रैक्टिबिलिटी। एंड नंबर 3 इज बेटा दैट इज एक्सटेंसिबिलिटी। एक्सटेंसिबिलिटी, तो एक्सटेंसिबिलिटी में आप बेटा लिखेंगे, एक्सटेंसिबिलिटी में आप लिखेंगे द एबिलिटी टू मसल, the ability of muscle to be stretched, the ability of muscle, the ability of muscle to be stretched, to be stretched, इसको हम एक्सटेंसिबिलिटी कहते हैं, इसको हम एक्सटेंसिबिलिटी कहते हैं। कि एक्सटेंसिबिलिटी क्या होती है सर? इट्स अ प्रॉपर्टी ऑफ द मसल। एक्सटेंसिबिलिटी बोले तो कि मसल की एबिलिटी टू बी स्ट्रेचड, टू बी स्ट्रेचड, ठीक है। स्ट्रेच, जब हम किसी को स्ट्रेच करते हैं ना, ये जो स्ट्रेच करते हैं ना, इसको हम एक्सटेंसिबिलिटी कहते हैं। इस मसल को ये एबिलिटी भी है, एक्सटेंसिबिलिटी भी है। एक्सटेंसिबिलिटी बोले तो कि ये मसल की प्रॉपर्टी की ये स्ट्रेच होती है। नंबर 1 सर एक्साइटेबिलिटी, जो ही न्यूरो इंपल्स मिलता है थ्रू मोटर न्यूरो फाइबर, ये एक्साइट हो जाती है, दैट इज कॉल्ड एक्साइटेबिलिटी। नंबर 2 मैंने बोला दैट इज कंट्रैक्टिलिटी, मसल फाइबर की वो प्रॉपर्टी जो ये कंट्रैक्ट करते हैं और रिलैक्स, ठीक है, कंट्रैक्शन और रिलैक्स भी करता है। एंड नंबर 3 एक्सटेंसिबिलिटी, एक्सटेंसिबिलिटी बोले तो द एबिलिटी ऑफ मसल टू बी स्ट्रेच, ठीक है, मसल की एबिलिटी टू बी स्ट्रेच, दिस इज कॉल्ड द एक्सटेंसिबिलिटी। नंबर 4 इज इलास्टिसिटी, क्या बेटा? नंबर 4 इज इलास्टिसिटी, ELASTICITY, इलास्टिसिटी इज नंबर 4। ये इलास्टिसिटी क्या होता है? एबिलिटी ऑफ मसल टू रिटर्न इट्स ओरिजिनल पोजीशन आफ्टर बीइंग स्ट्रेचर, एबिलिटी ऑफ मसल टू रिटर्न इट्स original position after being stretched, एबिलिटी मसल की कि जब हम इसको एक्सटेंसिबिलिटी बोले तो सर ये एबिलिटी मसल की होती है कि इसको हम स्ट्रेच करते हैं, उस स्ट्रेच के बाद एबिलिटी इस मसल की कि ये अपनी जगह फिर पहुंचती है। अगर ये इतना था, मैंने इसको स्ट्रेच किया, दिस द एक्सटेंसिबिलिटी। आफ्टर दिस स्ट्रेच ये फिर क्या करती है? स्ट्रेचमेंट के बाद ये अपनी पोजीशन पे पहुंचता है। इसको हम कहते हैं, इस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं इलास्टिसिटी। क्या बेटा कहते हैं? इलास्टिसिटी कहते हैं सर। एंड नंबर 4 आप लिखें, 5th आप लिखेंगे दैट इज कंडक्टिविटी। एंड विदाउट कंडक्टिविटी मसल कंट्रैक्शन कभी भी नहीं हो जाएगी, ठीक है। यहां पे कंडक्टिविटी की मैं बात कर रहा हूं। ये जो कंडक्टिविटी है ना, द एबिलिटी ऑफ मसल सेल्स टू ट्रांसमिट इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस, द एबिलिटी ऑफ मसल सेल्स, द एबिलिटी ऑफ मसल cells to transmit electrical signals, ठीक है। दिस इज कॉल्ड द कंडक्टिविटी, कि ये सर कंडक्ट करता है इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स, ठीक है, कंडक्ट करता है इलेक्ट्रिक सिग्नल्स को हम कहते हैं कंडक्टिविटी, ठीक है। तो यहां पे मैंने आपके सामने डिस्कस किया कि प्रॉपर्टी ऑफ द मसल्स। नंबर 1 मैंने बोला एक्साइटेबिलिटी, के जो ही थ्रू न्यूरो मोटर फाइबर इस मसल को स्टिमुलस मिलता है ना, तो वहां पे वो क्या करता है सर? ये हमारी मसल यहां पे एक्साइट होती है, इसको हम एक्साइटेबिलिटी कहते हैं सर। नंबर 2 कंट्रैक्टिलिटी, के मसल की वो एबिलिटी के कंट्रैक्ट करता है और रिलैक्स करता है। नंबर 3 सर इलास्टिसिटी, ठीक है। इलास्टिसिटी क्या होता है कि ना, नंबर 3 इज एक्सटेंसिबिलिटी बोले तो कि हम मसल फाइबर को, ये जो मसल फाइबर इसकी प्रॉपर्टी की ये एक्साइट हो जाती है, ये स्ट्रेच होती है, उसको हम एक्सटेंसिबिलिटी कहते हैं। नंबर 4 इज इलास्टिसिटी, आफ्टर जब ये मसल स्ट्रेच होती है ना, आफ्टर दिस स्ट्रेच ये अपनी पोजीशन पे पहुंचता है, ये अपनी पोजीशन पे पहुंचती है, ठीक है। उस प्रॉपर्टी को हम इलास्टिसिटी कहते हैं। एंड लास्ट इज द कंडक्टिविटी, के मसल सेल्स की एबिलिटी कि ये कंडक्ट करता है इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को, जिसकी वजह से मसल कंट्रैक्शन होता है। दीज आर द 5 मेन प्रॉपर्टीज ऑफ द मसल्स, एंड विदाउट दीज प्रॉपर्टीज मसल कंट्रैक्शन इज नॉट
पॉसिबल। आई होप कि आप एक एक चीज यहां पे लिखते होगे और एक एक चीज समझते होगे। आप वीडियो को पॉज कीजिए और इसको पहले आप कॉपी कीजिए, ठीक है। तो यहां पे मैं इसको समराइज करता हूं कि प्रॉपर्टी ऑफ मसल्स, नंबर वन इज द एक्साइटेबिलिटी। नंबर 2 मैंने बोला यहां पे दैट इज कंट्रैक्टिलिटी। नंबर 3 इज एक्सटेंसिबिलिटी। नंबर 4 इज elasticity एंड नंबर 5 इज कंडक्टिविटी। और ये 5 फंक्शंस एनसीईआरटी मेंशन करती है एंड मैंने इस पे मेहनत करके आपके सामने यहाँ पे मैंने लाया एंड आई होप कि एक एक चीज यहाँ पे आप समझते होगे। आप वीडियो को पहले पॉज करेंगे और इसको समझते समझते आप फिर आगे बढ़ेंगे, ठीक है, आगे बढ़ेंगे। तो ये थी पहले प्रॉपर्टीज ऑफ मसल्स, ठीक है। Based on the location, there are the 3 types of the muscles. लोकेशन के बेस पे 3 टाइप्स के मसल्स मिलते हैं बॉडी में। Based on location, there are 3 types of muscles in body. There are 3 types of muscles in body. 3 types of muscles. 3 टाइप्स के मसल्स हैं लोकेशन के बेस पे। अगर हम लोकेशन पे देखेंगे, लोकेशन के बेस पे 3 टाइप्स के मसल्स है। नंबर 1 इज द सिकल्टल मसल्स, ठीक है बेटा, सिकल्टल मसल जो आपको लोकोमोशन करने में मदद देते हैं। नंबर 2 इज द स्मूथ मसल्स एंड नंबर 3 इज कार्डियक मसल्स। तो एक एक करके हम इनको पढ़ेंगे, ठीक है बेटा। यहां पे एक एक करके हम इनको पढ़ेंगे कि लोकेशन के बेस पे 3 टाइप्स के मसल्स है। नंबर 1 इज द सिकल्टल मसल, नंबर 2 इज द स्मूथ मसल एंड नंबर 3 इज कार्डियक मसल। तो सबसे पहले बेटा आप लिखेंगे सिकल्टल मसल, ठीक है। सिकल्टल मसल की हम जनरल प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। सिकल्टल मसल की बेटा हम जनरल प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। सिकल्टल मसल, ये जो सिकल्टल मसल है ना बेटा, इनको हम स्ट्रिप्ड और स्ट्रिएटेड मसल भी कहते हैं। स्ट्रिप्ड या स्ट्रिएटेड मसल्स भी कहते हैं। स्ट्रिएटेड मसल्स भी कहते हैं, ठीक है। सिकल्टल मसल, स्ट्रिप्ड या स्ट्रिएटेड मसल। सबसे पहला पॉइंट आप लिखेंगे बेटा दैट इज कि क्लोजली ये एसोसिएट होते हैं सिकल्टल कंपोनेंट ऑफ द बॉडी। क्लोजली एसोसिएटेड विद सिकल्टल कंपोनेंट ऑफ द बॉडी। बोन्स के साथ ये एसोसिएटेड होते हैं, दैट इज इनको हम सिकल्टल मसल्स कहते हैं। सिकल्टल कंपोनेंट ऑफ बॉडी, ठीक है। पहला पॉइंट आप ये लिखेंगे। सेकंड पॉइंट आप यहां पे लिखेंगे दैट इज इट इज फाउंड इन लिम्बस, बॉडी वॉल, टंग। फाउंड इन लिम्बस, बॉडी वॉल, टंग, फेरेंकस, ठीक है। लिम्बस, बॉडी वॉल, टंग, फेरेंकस, बिगिनिंग ऑफ एसोफेगस। बिगिनिंग ऑफ एसोफेगस के 1/3, ये जो एसोफेगस है ना, इसमें 1/3 पार्ट यहाँ पे सिकल्टल मसल होता है, जिसकी वजह से आप डिग्युलेटेशन कर पाते हो, ठीक है। इसकी वजह से आप डिग्युलेटेशन कर पाते हो। सो सिकल्टल मसल्स की बात चल रही है, ऑल्सो कॉल्ड द स्ट्रिप्ड मसल्स और द स्ट्रिएटेड मसल्स, ठीक है। ये क्लोजली एसोसिएट होता है सिकल्टल कंपोनेंट ऑफ द बॉडी के साथ। इट इज फाउंड इन द लिम्बस, आपके आर्म्स और लेग्स में, बॉडी वॉल में, जो इंटरनल बॉडी वॉल में उसमें भी सिकल्टल मसल मिलता है। टंग जो है ना, टंग भी सिकल्टल मसल, ठीक है। फेरेंकस और बिगिनिंग ऑफ द
ओसोफेगस। ओसोफेगस के बिगनी में भी यहां पे आपको स्केलेटल मसल्स मिलती है। ठीक है, ये जो स्केलेटल मसल्स ना, यहां पे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि ये अंडर द वॉलंटरी कंट्रोल होता है नर्वस सिस्टम के, अंडर द वॉलंटरी कंट्रोल ऑफ, अंडर द वॉलंटरी कंट्रोल ऑफ नर्वस सिस्टम, कंट्रोल ऑफ नर्वस सिस्टम। ये जो स्केलेटल मसल है ना, ये हमारे नर्वस सिस्टम के वॉलंटरी कंट्रोल में आते हैं कि ये आपके कंट्रोल में है। ठीक है, ये आपके ब्रेन के कंट्रोल में, आपके ब्रेन के कंट्रोल में है ये, इसको हम कहते हैं वॉलंटरी कंट्रोल। ठीक है, इसमें आपका यहां पे कंट्रोल होता है। ये जो स्केलेटल मसल है ना, ये अंडर द वॉलंटरी कंट्रोल होते हैं नर्वस सिस्टम के, अंडर द वॉलंटरी कंट्रोल ऑफ द नर्वस सिस्टम। ठीक है, इन्वॉल्व इन लोकोमोशन, एक्शन, चेंजेस इन बॉडी पोस्चर, ये भी यहां पे इसको आप लिखना कि ये लोकोमोशन में इन्वॉल्व होती है या बॉडी पोस्चर चेंज करने में ये इन्वॉल्व होती है स्केलेटल मसल। सो आई एम टॉकिंग अबाउट द ऑन द बेस ऑफ द लोकेशन, लोकेशन के बेस पे देयर आर द थ्री टाइप्स ऑफ द मसल्स। नंबर 1 इज द स्केलेटल मसल, नंबर 3 इज द कार्डियक मसल, नंबर 3 इज द स्मूथ मसल। एंड अगर हम स्केलेटल मसल की बात करेंगे, इसको हम स्ट्रिप्ड मसल भी कहते हैं, स्ट्रेटेड मसल्स भी कहते हैं। ये क्लोजली एसोसिएट होते हैं स्केलेटल कंपोनेंट ऑफ द बॉडी के साथ। इट इज फाउंड इन द लिम्बस, बॉडी वॉल, टंग, फेरेंक्स, बिगिनिंग ऑफ द ओसोफेगस, एंड ये अंडर द वॉलंटरी कंट्रोल होते हैं हमारे नर्वस सिस्टम के, और ये लोकोमोशन में हमें हेल्प करते हैं। और ये क्या किस में हेल्प करते हैं? एक तो लोकोमोशन और बॉडी पोस्चर को चेंज करने में। बहुत सारे फंक्शंस हैं, बट ये मेन फंक्शंस मैंने आपके साथ डिस्कस की है। नंबर 2 आप लिखेंगे कार्डियक मसल्स। क्या बेटा? कार्डियक मसल्स। कार्डियक मसल्स, पहला पॉइंट आप लिखेंगे कार्डियक मसल में, इट्स फाउंड इन द वॉल ऑफ द हार्ट, लार्ज वेन्स, फाउंड इन वॉल ऑफ हार्ट, लार्ज वेन्स यानी पल्मोनरी वेन और इंफीरियर एंड सुपीरियर वेना केवा। पी वेन कौन हो गई सर? पल्मोनरी वेन, इंफीरियर सुपीरियर वेना केवा में ये कार्डियक मसल्स मिलती है। यानी वो मसल जो वॉल ऑफ द हार्ट और लार्ज वेन्स लाइक द पल्मोनरी वेन, इंफीरियर एंड सुपीरियर वेना केवा में मिलेंगी, उनको हम कार्डियक मसल्स कहते हैं। क्या बेटा कहते हैं? कार्डियक मसल्स। ये सिलेंड्रिकल होते हैं, स्ट्रेटेड होते हैं। ठीक है, ब्रांचड यूनिन्यूक्लियेट फाइबर्स। ठीक है, स्ट्रेटेड, ब्रांचड एंड न्यूक्लिएट फाइबर्स होते हैं। ठीक है बेटा, यूनिन्यूक्लिएट फाइबर्स होते हैं। तो यहां पे ये इनवॉलंटरी इन नेचर होते हैं। क्या होते हैं? इनवॉलंटरी इन नेचर। मैंने आपको पढ़ाया हुआ है कि ये जो कार्डियक मसल्स है ना, ये जो कार्डियक मसल्स है ना, ये आपके ब्रेन के कंट्रोल में है ही नहीं। ठीक है, मैंने पहले बोला कि हमारा हार्ट जो है ऑटोमेटिक पल्सेटिंग है, ये खुद एक्शन पोटेंशियल जनरेट करता है। किसकी वजह से? सर वहां पे प्रेजेंट होता है नोडल टिश्यू का एक पेज, दैट इज कॉल्ड द एसए नोड, जो ऑटोमेटिक पल्सेटिंग है, जो खुद एक्शन पोटेंशियल जनरेट करता है। इट मींस दैट कि ये हमारे ब्रेन के कंट्रोल में नहीं है। दैट इज व्हाई मैंने आपको लिखा है कि इनवॉलंटरी इन द नेचर। वाइलेस अगर मैंने स्केलेटल मसल्स की बात की ना, तो स्केलेटल मसल्स मैंने बोला कि स्केलेटल मसल्स और अंडर द कंट्रोल ऑफ योर नर्वस सिस्टम, उसको हम वॉलंटरी कंट्रोल कहते हैं, जो आपके कंट्रोल में है, बट हार्ट आपके कंट्रोल में नहीं है। इसीलिए ये उधर इधर तो भटकता रहता है, क्योंकि हार्ट आपके कंट्रोल में नहीं है, दिल आपके कंट्रोल में नहीं है। तो किसी को आप देखते हो तो ये इधर उधर जाता है, बिकॉज इट इज इनवॉलंटरी इन नेचर। इट इज इनवॉलंटरी इन नेचर। ये था कार्डियक मसल्स। एंड नंबर 3 लास्ट मसल आप लिखेंगे, दैट इज स्मूथ मसल्स। स्मूथ मसल्स, सो जो ये स्मूथ मसल्स है ना, इनको हम विसरल, अनस्ट्रिप्ड, नॉन स्ट्रेटेड मसल्स भी कहते हैं। विसरल, अनस्ट्रिप्ड, नॉन स्ट्रेटेड मसल्स कहते हैं। नॉन स्ट्रेटेड मसल्स कहते हैं।
नॉन स्ट्रेटेड मसल्स कहते हैं। ठीक है, जो स्ट्रेट में आपको यहाँ पे स्ट्रेटेड की बात कर रहा हूं ना, ये हम आगे समझेंगे। ठीक है, हम आगे समझेंगे क्योंकि यहां से क्वेश्चन बना है नीट 2023 में कि हमारी मसल्स ये वॉलंटरी मसल स्ट्रेटेड क्यों होते हैं, ये हम आगे समझेंगे। ठीक है, तो स्मूथ मसल्स को विसरल मसल्स भी कहते हैं, अनस्ट्रिप्ड या नॉन स्ट्रेटेड मसल्स भी कहते हैं। ये अंडर द कंट्रोल ऑफ ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, हेनस इनवॉलंटरी। इट इज अंडर द कंट्रोल ऑफ autonomic nervous system, ANS, autonomic nervous system, hence ये क्या है, then and hence involuntary, and hence ये जो स्मूथ मसल्स है ना, ये इनवॉलंटरी होते हैं। सर आपने बोला ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, यहाँ पे हमें पढ़ा है, हम आगे जो चैप्टर है ना उसी में पढ़ेंगे नर्वस सिस्टम, उसके बाद आप खुद समझोगे कि ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के कंट्रोल में जो होता है वो क्यों इनवॉलंटरी होता है। हेनस involuntary in nature. So I am talking about the smooth muscles, visceral muscles, unstriped या non-striated muscles under the control of autonomic nervous system, and hence ये involuntary होता है। It is found in the inner walls of visceral organs. Found in inner walls of visceral organs. Inner walls of visceral organs. Example: stomach, intestine, lungs, urogenital tract, blood vessels, iris of the muscles. ठीक है, iris of the muscles. तो यहाँ पे विसरल एग्जाम्पल हम लेंगे कि दैट इज अ स्टोमक, ठीक है, या इंटेस्टाइन इंटरनली होता है अलाइन। ठीक है, विसरल ऑर्गन्स आप खुद निकालेंगे और फिर आप राइट डाउन करेंगे। तो यहाँ पे मैंने आपको यहाँ पे पढ़ाया कि on the base of the location 3 types of muscles होती है। नंबर 1 is skeletal muscles, number 2 is the cardiac muscles, and number 3 is the smooth muscles। तो यहाँ पे इस लेक्चर में हमने पढ़ा नंबर 1, यहाँ पे हमने पढ़ा कि लोकोमोशन क्या होता है, मूवमेंट क्या होता है, किस ऑर्गेनिज्म में, जो एनसीईआरटी ने मेंशन किया है कि किस ऑर्गेनिज्म में कौन सा ये लोकोमोटरी ऑर्गन होता है। आफ्टर दैट हमने पढ़े मसल्स, सेलुलर मूवमेंट्स, एमीबाइडल मूवमेंट, ठीक है, वहां पे हमने सिलरी मूवमेंट पढ़ा, फ्लैजिलरी मूवमेंट पढ़ा, उसके बाद स्केलेटल मूवमेंट्स, उसमें मसल पढ़ी, मसल की बेसिक फंक्शंस पढ़े, बेसिक प्रॉपर्टीज पढ़े, उसके बाद हमने टाइप्स ऑफ द मसल्स ऑन द बेस ऑफ द लोकेशन पढ़े। आई होप कि एक एक चीज आपने समझी होगी यहाँ पे। और ये पहला लेक्चर था, यहाँ पे समझने की कोई चीज नहीं है, बस यहाँ पे एक समझने की चीज थी, दैट वाज कि प्रॉपर्टी ऑफ द मसल्स। ठीक है, अब जो नेक्स्ट लेक्चर आएगा ना उसमें हम जरूरी इंपॉर्टेंट चीज पढ़ेंगे जो आपके नीट में जरूरी आ जाएगा। और वहां से 2 क्वेश्चंस बने हैं नीट 2023 में, दैट इज द मैकेनिज्म ऑफ द मसल कंट्रैक्शन एंड यहाँ वहां पे आपको पढ़ना है स्ट्रक्चर ऑफ द स्केलेटल मसल। आई होप कि ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और एक अच्छी कमेंट कीजिए, सो दैट कि मुझे गूज बम्प्स आ जाए, एनर्जी आ जाए, और ऐसी ही मेहनत करके आपके सामने फिर सारा सिलेबस में पढ़ाऊंगा। थैंक यू सो मच।